हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। पार्ट 4 तक की कहानी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि साओ मैंग से जिंसू के बारे में बात कर रही होती है और कहती है जिंसू मुझे बहुत ही अफेक्ट कर रहा है। मुझे पता है अब हमारी शादी को खत्म होने में कुछ दिन ही बचे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जिंसू के दिमाग से मेरे प्यार का भूत उतर जाए। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से किसी को भी तकलीफ हो। तो मैंग कहती है अगर वो तुम्हें पसंद करता है तो इसमें बुरा ही क्या है, वैसे भी तुम दोनों पति पत्नी हो, वैसे भी जिंसू बहुत ही अच्छा लड़का है। तो साओ कहती है मैं किसी के भी प्यार को नहीं छीनना चाहती। मुझे पता है जब कोई किसी का प्यार छीनता है तो कैसा लगता है, इसलिए मैं किसी का प्यार नहीं छीनना चाहती। इधर वो नागिन साओ और मैंग की सारी बातें सुन लेती है सीसीटीवी कैमरे से, क्योंकि उसने स्टाफ रूम में रिकॉर्डिंग सिस्टम लगाई हुई होती है ताकि वो लोगों पर नजर रख सके। तो नागिन जैसे ये सुनती है कि जिंसू और साओ की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, वो तो खुशी के मारे उछलने ही लगती है, क्योंकि उसके पास एक मौका होता है साओ को नीचा दिखाने का। तो वो नागिन उसी रिपोर्टर को कॉल करती है और कहती है मेरे पास एक तगड़ी न्यूज है जिसे सुनकर तुम पूरी तरह खुश हो जाओगे। आगे वो नागिन उस रिपोर्टर को वो रिकॉर्डिंग दे देती है। तो वो रिपोर्टर उस रिकॉर्डिंग को पाकर बहुत खुश होता है और अपने बॉस को ये बात बताने जाता है कि वही जिंसू से प्यार करती है और जिंसू ने साओ से इसलिए शादी की है ताकि वो दोनों अपना लव अफेयर छुपा सके। तो उसका बॉस इस बात को भी टालने लगता है, क्योंकि उसे पता होता है कि ये रिपोर्टर हमेशा अपनी बात से मुकर ही जाता है। ये जो भी न्यूज लाता है वो बाद में चल के फेक ही हो जाती है। तो वो रिपोर्टर कहता है सर इस बार मैं सीरियस हूँ, मेरे पास बहुत तगड़ा सबूत लगा है, इस बार मैं ये साबित कर सकता हूँ कि वही और जिंसू का चक्कर चल रहा है। तो वो डायरेक्टर कहता है अगर ऐसी बात है तो और सबूत लेकर आओ, क्योंकि इतना सबूत काफी नहीं होगा उन दोनों के अफेयर को साबित करने के लिए। हमें उन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट मैरिज का कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, ये साबित करने के लिए कि जिंसू और साओ की शादी एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। अगर तुम ये सबूत ला सकते हो तभी हम इस न्यूज पर काम करेंगे। तो वो रिपोर्टर कहता है चाहे कुछ भी हो जाए इस बार ये मौका मैं अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। इस बार मैं उस वही की बच्ची का सारा सच सबके सामने लाकर ही रहूंगा। आगे वही का कोई भी प्लान काम नहीं कर रहा होता है साओ को अपने पास वापस लाने का। तो वो समंथा से हेल्प मांगती है। तो समंथा कहती है मेरे पास एक आइडिया है जिससे मेरा बेटा दौड़ते हुए तुम्हारे पास आ जाएगा। तो वही कहती है आंटी कौन सा आइडिया। तो समंथा कहती है क्यों ना मैं तुम दोनों के प्यार पर जादू टोना करवाऊं जिससे मेरा बेटा भागते हुए तुम्हारे पास आ जाएगा। तो वही कहती है क्या ये तरीका काम करेगा। तो समंथा कहती है मैं कह रही हूँ ना ये तरीका एकदम काम करेगा। इधर साओ जिंसू की वजह से बहुत ही परेशान होती है। तो मैंग कहती है अगर तुम सच में जिंसू से अपना पीछा छुड़वाना चाहती हो तो तुम भी जादू टोना करवा लो, इससे जिंसू हमेशा हमेशा के लिए तुमसे दूर हो जाएगा। तो साओ कहती है क्या ये तरीका सच में काम करेगा। तो मैंग कहती है तुम नहीं जानती वो औरत बहुत ही शक्तिशाली है, वो औरत एक बार भी किसी पर टोना टोटका कर देती है तो वो उतरे नहीं उतरता, एक बार तुम भी ट्राई करके देख लो। आगे साओ और मैंग उसी मिस्टीरियस लेडी को कॉल करते हैं और कहते हैं मुझे किसी से अपना रिश्ता खत्म करना है। तो वो लेडी कहती है अगर ऐसा है तो तुम्हें उस बंदे का खून लाकर मुझे देना होगा, तभी तुम दोनों का रिश्ता खत्म हो पाएगा। तो मैंग कहती है साओ क्या ये काम तुम कर पाओगी, क्या तुम जिंसू का खून ला पाओगी। तो साओ कहती है अगर ये टोटका से मेरा और जिंसू का रिश्ता खत्म हो सकता है तो मैं ये करूँगी। इधर समंथा और वही भी उसी मिस्टीरियस लेडी को कॉल करते हैं वही और जिंसू के रिश्ते में सुधार लाने के लिए। तो वो लेडी उन्हें भी खून लाने को कहती है। तो समंथा कहती है वही क्या तुम सच में मेरे बेटे का खून ला पाओगी। तो वही कहती है आंटी ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं किसी भी कीमत पर जिंसू का खून लाकर ही रहूंगी। आगे वही और साओ दोनों ही प्लान बनाते हैं जिंसू के खून को पाने के लिए और दोनों ही जिंसू के बेडरूम में चले जाते हैं और चुपचाप उसके बेड पर सो जाते हैं, क्योंकि उन दोनों को लगता है कि इस बेड पर जिंसू सोया हुआ है। और वो दोनों एक दूसरे को जिंसू समझकर एक दूसरे के सर पर दे मारते हैं और दोनों के नाक से खून निकलने लगता है कि तभी उधर से जिंसू नहाकर बाहर आता है और उन दोनों की ऐसी दशा देखकर तो बेचारा पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है कि तभी उन दोनों की नजर जिंसू के दाढ़ी पर पड़ती है जहाँ पर उसे खरोच लगी होती है और उससे खून निकल रहा होता है। तो वो दोनों जैसे ही जिंसू का खून देखती है तो वो दोनों ही जिंसू पर टूट पड़ती है और पागलों की तरह करने लगती है। तो बेचारा जिंसू ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाता है और उन दोनों को अपने रूम से बाहर फेंक देता है। आगे वही जिंसू के रूम में जाती है और उसे मेडिसिन देती है उसके खरोच पर लगाने के लिए। तो जिंसू कहता है ये सब मत करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। और जिंसू वही के हाथ से वो दवाई लेने से मना कर देता है। तो बेचारी वही साइड होकर वहाँ से जाने लगती है, पर वो जाने से पहले साओ को कहती है ये मेडिसिन जिंसू को दे देना, क्योंकि वो मेरे हाथ से तो ये नहीं लेने वाला, शायद वो तुम्हारे हाथ से ले ले। और वही ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो साओ जिंसू के पास जाती है और उसे मेडिसिन लगाती है। तो इस चक्कर में वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। तो साओ ये सब देखकर थोड़ा अजीब फील करती है और वहाँ से जाने लगती है। तो जिंसू उसे रोक लेता है और कहता है बिना मेरे क्वेश्चन का
आंसर दिए बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती। तो साओ कहती है ठीक है, पूछो आखिरकार तुम्हें क्या पूछना है। तो जिनसू कहता है क्या तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं, और ये लेक्चर भी बिल्कुल भी मत देना कि तुम किसी और के चीज को छीनना नहीं चाहती। मैं ये सब नहीं सुनना चाहता, मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे पसंद करती हो या नहीं। तो साओ को वही का ख्याल आता है कि वही जिनसू से बहुत प्यार करती है और वो जिनसू को वही से नहीं छीन सकती। तो वो जिनसू को कहती है मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और साओ ये कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो जिनसू उसका हाथ पकड़ के खींचकर अपने बेड पर गिरा देता है और कहता है क्या सच में तुम मुझे पसंद नहीं करती। तो साओ को भी गुस्सा आ जाता है और वो कहती है मैंने कहा ना मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, और हम दोनों का रिश्ता सिर्फ पैसों से बना हुआ है जो 3 महीने में खत्म हो जाएगा। तो जिनसू कहता है अगर तुम्हें पैसा इतना ही प्यारा है तो मैं तुम्हें 2 मिलियन दूंगा, इसके बदले तुम्हें मुझे किस करना होगा। तो साओ ये सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और जिनसू साओ को किस करने लगता है। तो साओ उसे धक्का देकर उठ जाती है और कहती है जिनसू क्या तुम पागल हो गए हो, लोगों की फीलिंग्स को पैसे से तोलते हो। तो जिनसू इस बात पर हंसने लगता है और कहता है अगर तुम इस बात से मान जाती तो मैं समझ जाता कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती और मेरी फीलिंग्स गलत है, लेकिन तुमने इस बात से इनकार कर दिया और इससे प्रूफ होता है कि मेरी फीलिंग्स गलत नहीं है। अब से मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम भी मुझे पसंद करो, इसलिए अब अपने दिमाग में बैठा लो कि मैं तुम्हें अपने आप से कभी भी दूर जाने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम मुझे नहीं रोक सकती अपने आप को प्यार करने से। तो बेचारी साओ ये सब सुनकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं होता और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चली जाती है। अगली सुबह साओ ऑफिस जा रही होती है कि तभी वहाँ पर जिनसू आ जाता है और साओ को कहता है चलो मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। तो साओ कहती है मैं अपने आप भी जा सकती हूँ, तुम्हें जहमत उठाने की कोई जरूरत नहीं है। तो साओ कहता है तुम मेरे साथ इसलिए नहीं जाना चाहती ना क्योंकि तुम्हें भी डर लग रहा है कि कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। तो बेचारी साओ जिनसू के इस तरह के सवाल से पूरी तरह तंग आ जाती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे तुमसे कोई डर नहीं लग रहा और मुझे ना ही तुमसे कभी प्यार होगा। और साओ जिनसू के साथ उसके गाड़ी में बैठकर चली जाती है। आगे जिनसू साओ को पटाने की पूरी कोशिश करता है और उसे इम्प्रेस करने की भी कोशिश करता है। तो साओ जिनसू के इस तरह के बिहेवियर से बहुत ही इम्प्रेस होती है, पर वो जिनसू के सामने जाहिर नहीं करती। आगे जिनसू साओ को ऑफिस छोड़ता है, पर जाने से पहले वो साओ के साथ फ्लर्ट करता है। इधर डैनियल भी उन दोनों को एक साथ देख लेता है। तो डैनियल ये सब देखकर पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है कि क्या साओ की लाइफ में कोई और बंदा है जिसे वो पसंद करती है। एक्चुअली डैनियल साओ को बचपन से जानता है। इन दोनों की भी एक स्टोरी होती है। साओ और डैनियल दोनों ही एक ही अनाथ आश्रम में पले बड़े होते हैं और उन दोनों की बॉन्डिंग एक दूसरे से बहुत ही अच्छी होती है और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं। और उन दोनों का सपना भी यही था कि जब कोई पेरेंट्स अनाथ आश्रम से किसी बच्चे को अडॉप्ट करेंगे तो वो दोनों एक ही घर में जाएंगे और एक साथ पले बढ़ेंगे। और डैनियल और साओ ने बचपन में ही प्रॉमिस किया होता है कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो दोनों एक दूसरे को डेट करेंगे और एक दूसरे से शादी भी करेंगे। लेकिन उन दोनों की इस छोटे से सपने को नजर लग जाती है। डैनियल को एक परिवार अडॉप्ट करने के लिए आता है और वो सिर्फ डैनियल को ही अडॉप्ट करता है। तो डैनियल साओ पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है तुमने मुझसे वादा किया था कि जिस घर में मैं जाऊंगा उस घर में तुम भी मेरे साथ जाओ, फिर तुम अपना प्रॉमिस कैसे तोड़ सकती हो, तुम मुझे अकेले वहाँ पर कैसे भेज सकती हो। तो साओ डैनियल के किसी भी बात का जवाब नहीं देती, उल्टा उस पर गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। तो डैनियल को इसी बात का साओ पर बहुत ही गुस्सा होता है कि साओ ने बचपन में उसे धोखा क्यों दिया, और डैनियल इसी सवाल का जवाब पाने के लिए साओ के करीब आता है। दूसरी तरफ डैनियल अपने सारे स्टाफ को छत पर बुलाता है, वो भी 10 मिनट के अंदर। तो सारे स्टाफ दौड़कर जाने लगते हैं, पर उसमें से एक स्टाफ अच्छे से नहीं चल पा रहा होता है। तो साओ उसे अपने कंधे पर उठाकर लेकर जाती है और इस चक्कर में उसकी रिंग वहीं पर गिर जाती है और साओ को पता भी नहीं चलता। आगे सारे स्टाफ अपने होटल के सीईओ से मिलते हैं। तो सारे स्टाफ अपने सीईओ से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तो वो नागी सीईओ के सामने अपना इम्प्रेशन जमाने की कोशिश करती है, पर उसकी एक भी नहीं चलती डैनियल के सामने, क्योंकि डैनियल को पता होता है कि वो एक नंबर की नागिन है, उसका काम सिर्फ जहर उगलना ही है। आगे डैनियल साओ को बचपन की सारी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है और उसे ढेर सारी हिंट भी देता है, पर साओ उसके किसी भी हिंट को नहीं समझ पाती। उल्टा उसे ये लगता है कि डैनियल उसे पटाने की कोशिश कर रहा है और उसे हरास कर रहा है। आगे साओ और मैंग दोनों ही उस मिस्टेरियस लेडी के पास जाती है। तो वो मिस्टेरियस लेडी कहती है, तो वो लेडी कहती है मैं टोटका करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं जैसा कहूँगी तुम लोगों को वैसा ही करना होगा। तो साओ कहती है ठीक है। इधर समंथा और वही उसी लेडी के पास आती है टोना टोटका करवाने के लिए। तो वो लेडी कहती है मैं तुम लोगों को जैसा कहूंगी तुम लोगों को वैसा ही करना होगा। आगे वो दोनों अपने नियम के अनुसार काम कर ही रहे होते हैं कि तभी उन दोनों की मुलाकात हो जाती है। तो वही को लगता है कि साओ यहाँ पर जिनसू को उससे छीनने के लिए आई है, पर साओ यहाँ पर जिनसू की लाइफ में खुशहाली मांगने के लिए, दुआ करने के लिए आई हुई होती है, ना कि उन दोनों को अलग करने के लिए। आगे वो लेडी उन दोनों को कहती है तुम लोगों को ये फ्लावर
पेड़ में टांगना होगा और इस पेड़ में सिर्फ एक ही फ्लावर टंग सकता है। इसलिए अब तुम दोनों सोचो कि किसका फ्लावर उस पेड़ पर टंगेगा। तो दोनों एक दूसरे से कंपटीशन करने लगती है कि मेरा फ्लावर उस पेड़ पर टंगेगा। कि तभी वही की तबीयत खराब हो जाती है क्योंकि उसके पेट में चोट लगी होती है। तो साओ वही को इस तरह दर्द में तड़पते हुए नहीं देख पाती और कहती है तुम्हें ये फ्लावर टांग लो। तो वही ये सुनकर खुश हो जाती है और अपना फ्लावर उस पेड़ पर टांग देती है। तो समंथा को ये सब देखकर बहुत ही अजीब लगता है कि साओ अपने हिस्से की खुशियाँ वही को बिना उफ के दे रही है। तो समंथा को साओ के लिए बहुत बुरा लगता है। आगे वो लेडी उन दोनों के पत्र को लेती है और उन दोनों पर जादू टोना करने लगती है कि किसका प्यार रहेगा और किसका प्यार नहीं रहेगा। तो वो लेडी जिंसू और वही के कनेक्शन को कट कर देती है क्योंकि उसे पता चल जाता है कि वही का रॉकी के साथ चक्कर चल रहा है, जिस वजह से वो जिंसू और वही के कनेक्शन को कट कर देती है और साओ और जिंसू के कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उस पर जादू टोना करती है, जिस वजह से वही का फूल पेड़ पर से नीचे गिर जाता है। इधर मैंग साओ पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है तुमने अपना चांस वही को क्यों दे दिया। तो साओ कहती है तुम जानती हो ना मैं किसी और का चीज नहीं ले सकती। पास्ट में मेरी वजह से क्या कुछ नहीं हो गया था और जबकि मुझे पता है कि वही जिंसू से बहुत प्यार करती है और वो जिंसू को बहुत खुश रखेगी और मैं यहाँ तो सिर्फ जिंसू के लिए ही दुआ मांगने आई थी और वही भी तो जिंसू के लिए ही मांगने आई थी। तो मेरा हो या उसका तो क्या फर्क पड़ता है। कि तभी साओ की नजर अपने हाथ पर पड़ती है क्योंकि उसके हाथ में उसकी वेडिंग रिंग नहीं होती। तो साओ ये सब देखकर पूरी तरह परेशान हो जाती है कि आखिरकार उसकी वेडिंग रिंग गई तो गई कहाँ। तो मैंग कहती है तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, जब तुम्हें इस शादी से फर्क नहीं पड़ता तो तुम्हें उस रिंग से क्या फर्क पड़ता है। तो साओ कहती है हाँ मेरी ये शादी नकली है लेकिन मुझे उस रिंग से फर्क पड़ता है। वो रिंग जिंसू ने मुझे दी थी, मुझे वो रिंग ढूंढना होगा। तो मैंग कहती है ठीक है तुम यहीं पर रुको, मैं मंदिर में देख कर आती हूँ कहीं वहाँ पर तो नहीं गिरी है। कि तभी उधर से समंथा और वही आते हैं। तो समंथा वही को कहती है क्या तुम हमारे साथ शॉपिंग पर चलोगी। तो साओ कहती है थैंक यू समंथा लेकिन मुझे सामान खरीदने के लिए मार्केट जाना होगा और आप लोग वहाँ जाकर तो बोर ही हो जाइएगा ना। तो समंथा कहती है मुझे मार्केट बहुत पसंद है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वही मार्केट जाना नहीं चाहती पर वो समंथा की वजह से चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि अगर उसने समंथा और साओ को अकेला छोड़ दिया तो साओ समंथा को पटा लेगी और समंथा उसके साइड के बजाय साओ के साइड चली जाएगी। इधर जिंसू ऑफिस में काम कर रहा होता है कि तभी उसका बॉस आता है और जिंसू को कहता है मेरी ब्लाइंड डेट फिक्स हो गई है और मैं अपनी ब्लाइंड डेट गर्ल से मिलने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ लेकिन मैं बहुत नर्वस भी हूँ। क्या तुम लोग मेरे साथ चलोगे मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो पहले तो जिंसू मना कर देता है पर बॉस उस पर इतना इमोशनल अत्याचार करता है कि बेचारा जिंसू भी उनकी बात सुनकर पूरी तरह परेशान हो जाता है और अपने बॉस के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे वो तीनों मार्केट जाते हैं सब्जियां खरीदने के लिए। तो वही को वहाँ का माहौल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और उसे वहाँ के सामानों को देखकर उल्टियाँ आने लगती है। तो वही समंथा को कहती है समंथा मैं आपका बाहर ही इंतजार करती हूँ, आप लोग का जैसे ही काम खत्म हो जाए आप लोग बाहर आ जाइएगा। और वही ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे साओ सामान खरीदती है तो वहाँ के सारे लोग साओ से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं और उसे बहुत ही अच्छे से ट्रीट करते हैं। तो समंथा ये सब देखकर बहुत खुश होती है कि साओ के इतने चाहने वाले हैं और साओ लोगों के साथ भेदभाव नहीं करती, उनके पहनावे को लेकर वो सबसे घुल मिलकर रहती है।